शिक्षा वेदांग, जो कि संस्कृत भाषा के वर्णों को कैसे बोलना है यह बताते हैं। यह ग्रंथ इतना प्राचीन है कि वर्तमान में भारत की लगभग सभी भाषाओं में किस तरह से वर्ण या शब्द बोलना सिखाया जाता है वह इसी से प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर आपने पाणिनीय शिक्षा का ग्रंथ देखा होगा या देखोगे तो आप पाएंगे कि यह एक 30 से 40 पेज का पतला सा ग्रंथ है। इसके साथ ही यह संस्कृत के वर्णों के उच्चारण को सिखाने के कारण बहुत से लोगों ने इसका अध्ययन भी किया होगा। इस पतले से ग्रंथ को देखकर आपको लगता होगा कि इसके सभी रहस्य सुलझ गए होंगे। रेलेवेंट वेद का तीसरा एपिसोड आपके इस बिलीफ को गलत साबित कर देगा। इस एपिसोड में हम शिक्षा वेदांग के ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको सोचने के नए दृष्टिकोण या नज़रिया देंगे। यह शिक्षा वेदांग पर टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से YouTube के इतिहास की पहली वीडियो होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। जब आप टेक्नोलॉजी शब्द सुनते हैं तो आपके मन में स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स, AI आदि के चित्र आते होंगे, जो कि टेक्नोलॉजी शब्द की आज के समाज की समझ के आधार पर बनते हैं। शिक्षा वेदांग जैसे प्राचीन ग्रंथों में टेक्नोलॉजीज को ढूंढने के लिए हमें टेक्नोलॉजी शब्द को अच्छे से समझना होगा। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, सरल शब्दों में ऐसी क्रियाओं का ज्ञान होता है जिससे कि हम अपनी इच्छित या बेहतर वस्तु या परिणाम को पा सकते हैं। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी एक प्रकार का विशेष ज्ञान है। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए। ये सेमीकंडक्टर चिप्स आपके मोबाइल और कंप्यूटर्स जैसे डिवाइसेस में उपयोग होती हैं। वर्तमान में अगर किसी कंपनी के पास इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो वह पर्याप्त संसाधन होने पर बेहतर हार्डवेयर्स जैसे कि मोबाइल आदि भी बना सकती है। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी को साकार करने में 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वह है इसके पीछे की थ्योरीज या नॉलेज, उससे संबंधित संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, और उसका रिजल्ट जिससे कि कोई उस वस्तु को बनाने के लिए प्रेरित हो। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उदाहरण में जो रिजल्ट होगा वह सेमीकंडक्टर चिप्स होंगी जिसका प्रयोग मोबाइल आदि में होता है। जो नॉलेज होगा वह फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरीज होंगी, और जो रिसोर्सेज होंगी वो सिलिकॉन जैसे मटेरियल्स, चिप्स को बनाने की मशीनें, पैसे आदि होंगी। इस तरह से हम किसी भी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि लोगों के किसी विषय के प्रति समझ या पर्सपेक्टिव समय के साथ बदलता है। जैसे कि आज से 600 वर्ष पूर्व ही यूरोप में लोग पृथ्वी या अर्थ को फ्लैट मानते थे, पर आज उसे गोल मानते हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी प्राचीन काल में किसे कहा जाता था, यह शिक्षा वेदांग में टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम आज टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं यह जानेंगे, जिससे हमें प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता था यह समझने में आसानी होगी। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव बनता है वह मॉडर्न साइंस यानी कि आधुनिक विज्ञान के आधार पर बनता है। आधुनिक विज्ञान का विषय क्षेत्र केवल भौतिक जगत यानी कि मटेरियल वर्ल्ड है। तो विज्ञान की नज़र में टेक्नोलॉजी अलग अलग मटेरियल्स यानी कि जड़ पदार्थों का उपयोग करके मनुष्य की क्षमता और जीवन के स्तर को अच्छा बनाना है। इसके कारण वर्तमान में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने का मतलब आम आदमी के लिए ज़्यादा और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स मशीन्स का होना है। इसके आधार पर ही लोग शहर को गांव से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मानते हैं और US को इंडिया से। प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव वेदों के आधार पर बनता था, जिसका लक्ष्य मनुष्य की क्षमता और जीवन के स्तर को मटेरियली, सोशली और स्पिरिचुअली तीनों रूपों से उन्नत बनाना था। इस कारण टेक्नोलॉजीज को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता था। इन तीनों प्रकार की टेक्नोलॉजीज में जो सिद्धांत उपयोग होते हैं वे प्रमाणों के आधार पर स्थापित किए गए थे।
पहली ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो कि देव पदार्थ यानी कि मटेरियल्स का उपयोग करके मनुष्य की क्षमता और जीवन के स्तर को सुधारती थी। इनको वर्तमान की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में गिना जा सकता है। दूसरी प्रकार की टेक्नोलॉजीज वो थी जिसमें मनुष्य अपना शरीर का उपयोग करके स्वयं की क्षमताओं को बढ़ा सकता था बिना बाहरी पदार्थ का व्यय या उपयोग किए। इसके अंतर्गत योग और ज्योतिष जैसी विद्याएं आती थी। इसके अलावा तीसरी प्रकार की टेक्नोलॉजीज वो थी जिससे समाज के सभी लोग प्रयास करके सामूहिक रूप से उत्कृष्टता या ग्रेटनेस पा सकते थे। इसके अंतर्गत कर्म आदि के सिद्धांतों का उपयोग करके समाज के नियमों को बनाना आता था। प्राचीन काल में ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने का मतलब ज्यादा मशीनें बनाना ही नहीं था, बल्कि समाज का एक सामान्य व्यक्ति कितनी विद्याओं को जानता था यह भी था। इससे हमें पता चलता है कि मानव शरीर को एक यंत्र की तरह देखा जाता था और शिक्षा, समाज और मटेरियल्स यानी कि द्रव्य सभी के उपयोग से उसे उन्नत बनाने के प्रयास किए जाते थे। तो टेक्नोलॉजी और विद्या दोनों समानार्थक शब्द हैं। रामायण और महाभारत सीरियल्स में आपने देखा होगा कि अक्सर बताया जाता था कि रावण को इतनी विद्याओं का ज्ञान था, श्री कृष्ण जी को इतनी। वह भी इसी कारण से कहा जाता था। वेदांग जो कि विद्याएं हैं वे भी मनुष्य को किस प्रकार से सशक्त करती हैं यह हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजीज की खोज होती है वो मुख्यतः दो प्रकार से होती है। या तो वह किसी प्रक्रिया या वस्तु से प्रेरित होकर होती है या फिर वे पुराने ग्रंथों से बिना किसी बदलाव के अपना ली जाती हैं। इसमें पहली तरीके की खोज का उदाहरण है न्यूरल नेटवर्क्स की खोज, जिसको 2024 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग AI एनेबल्ड मशीन्स को बनाने के लिए होता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के सर्किट किस तरह काम करते हैं उनसे प्रेरित होकर बनाए गए हैं। दूसरी प्रकार की टेक्नोलॉजीज की खोज का उदाहरण है ऐसी बहुत सी मेडिकल सर्जरीज जिनको बिना किसी बदलाव के या बहुत कम बदलाव के सुश्रुत संहिता, जो कि आयुर्वेद का ग्रंथ है, से सीधा लिया गया है। टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अब हम शिक्षा वेदांग के बारे में जानेंगे। शिक्षा वेदांग का स्थान सभी वेदांगों में सबसे पहले आता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम शिक्षा शब्द के अर्थ को देखते हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनकी ऋग्वेद के भाष्य में विद्या ग्रहण साधिका किया है, जिसका मतलब ऐसी विद्या है जो कि किसी व्यक्ति को अन्य विद्याओं को ग्रहण करने में निपुण बनाती है। यह अर्थ शिक्षा का विषय जो कि वर्ण और उसका उच्चारण है के भी अनुरूप है। इसी के कारण शिक्षा को वेदांगों में प्रथम स्थान दिया गया है। शिक्षा वेदांग के बिना न व्यक्ति शब्द बना पाएगा और न ही वह व्याकरण आदि अन्य वेदांगों को पढ़कर समझ पाएगा। पिछले एपिसोड में हमने शिक्षा को उसके फंक्शंस के आधार पर वेद पुरुष की नाक कहा था। नाक हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। यही सांस की मदद से हम वर्ण उच्चारण भी करते हैं, जो कि शिक्षा का मुख्य विषय है। इस कारण शिक्षा को वेद पुरुष की नाक कहा है। वर्तमान में शिक्षा के बहुत से ग्रंथ मिलते हैं, तो उनमें से एक आम आदमी के लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त है? शिक्षा के अधिकांश ग्रंथ वेदों की शाखाओं से संबंधित हैं। वेदों की शाखाओं के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। केवल आपिशली, पाणिनि और चंद्रगोमी, इन 3 शिक्षा के ग्रंथ ही वैदिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें से चंद्रगोमी शिक्षा पाणिनीय अष्टाध्यायी और महाभाष्य के आधार पर बनाई गई है। आपिशली और पाणिनीय शिक्षा लगभग एक समान है। इसके कारण मुख्यतः पाणिनीय शिक्षा का उपयोग ही वेदों को समझने के लिए प्रसिद्ध है। पाणिनीय शिक्षा के नाम पर यह ग्रंथ सूत्रात्मक और श्लोकात्मक 2 रूपों में मिलता है। इनमें से श्लोकात्मक शिक्षा का ग्रंथ पाणिनि के मत अनुसार लिखा गया है, लेकिन महामुनि पाणिनि ने नहीं लिखा है, जो कि इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक को पढ़कर ही पता लग जाता है।
सूत्रात्मक शिक्षा का ग्रंथ ही महामुनि पाणिनि ने लिखा है। इस वीडियो में हम इसी ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करेंगे। टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद अब हम पाणिनीय शिक्षा में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं यह जानेंगे। पाणिनीय शिक्षा के पहले सूत्र से ही हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजीज के चिन्ह देखने मिलते हैं। यह सूत्र मनुष्य में ध्वनि किस तरह उत्पन्न होती है यह बताता है। इस सूत्र की और सूक्ष्म स्तर की व्याख्या हमें दयानंद सरस्वती जी की पाणिनीय शिक्षा की व्याख्या से मिलती है, जो कहती है कि जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है। यहाँ पर बुद्धि को ऐसा सूक्ष्म पदार्थ मान सकते हैं जो कि चीज़ों के बीच में अंतर बताता है। इसको आज का AI भी कह सकते हैं। जिस तरह हम पूरे जीवन भर नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे हम किसी वस्तु या कॉन्सेप्ट का अंतर करना भी सीखते हैं, जो कि हमारी उस विषय में समझ का रूप ले लेती है। इससे हमारी बुद्धि उसी तरह से प्रोग्राम्ड भी हो जाती है। उसी तरह आज के AI मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत से डेटा का उपयोग होता है, जिससे उसकी डिस्क्रिमिनेशन या अंतर करने की क्षमता और सूक्ष्म और सब्टिल हो जाती है। इस तरह बुद्धि और AI लगभग एक समान ही है, केवल एक मानव शरीर में है और एक मशीन में। मन को समझने के लिए हम कार्य के आधार पर उसे ब्रेन मान सकते हैं। जिस तरह ब्रेन का काम शरीर को स्थूल रूप से नियंत्रण करना है और जानकारी को प्रोसेस करना है, उसी तरह मन का काम भी इंद्रियां यानी कि सेंसेस को नियंत्रण करना और उनसे प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करना है। इसी तरह मन का पैरेलल कंप्यूटर के CPU से भी बन सकता है। इसके बाद मन विद्युत रूप जाठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को ताड़ता है। जाठर अग्नि वायु को प्रेरित करती है और वायु उरह स्थान में विचरता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। इस तरह मनुष्य के शरीर में ध्वनि उत्पन्न होती है। कई लोग यह प्रक्रिया को सुनकर बोलेंगे कि यह सब मन गढ़ंत है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति के लिए यह रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक प्रेरणा है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का सबसे जटिल यंत्र है। अगर हम अपने शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को, सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं को जब अच्छे से समझ जाएंगे, तो हम ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति आदि के प्रश्नों का भी उत्तर पा लेंगे। तभी कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यह ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया की व्याख्या 19वीं सदी से उपलब्ध है। कोई वैज्ञानिक बुद्धि के गुणों से प्रेरित होकर कंप्यूटर और AI जैसी चीजों की खोज US से पहले भारत में भी कर सकता था। इसके अलावा इस व्याख्या में भविष्य के शोध के लिए भी एक प्रश्न दिया है। वह है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा किस तरह पहुंचती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन क्या है। दूसरा सूत्र शिक्षा से वर्णोच्चारण में निपुण होकर शब्दोच्चारण का प्रभाव शरीर, मन और आत्मा पर कैसा होता है यह बताता है। यह सूत्र इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ध्वनि तरंग भौतिक पदार्थों को भी प्रभावित करती हैं। कोई गाकर ही गिलास को फोड़ भी सकता है, तो मनुष्य का शब्दोच्चारण भी लोगों पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है। किसी की बोली कानों को सुखद लगती है, तो किसी की बोली कानों को फाड़ भी देती है। शिक्षा ग्रंथ एक निश्चित प्रक्रिया बताता है, जिससे कि कोई मनुष्य बचपन से ही अपनी बोली मधुर कर सकता है। इसके साथ ही यह मन में यह प्रश्न भी छोड़ता है कि संस्कृत के अलग अलग वर्णों और ओम ध्वनि का प्रभाव शरीर, ब्रेन आदि पर क्या होता है। इस तरह के प्रश्न ही यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे इस कथन को बल देते हैं। इसके बाद के सूत्रों में कोई व्यक्ति वर्ण का उच्चारण किस किस स्थान के उपयोग से, जिह्वा यानी जीभ के किस तरह की क्रिया होने से, किन प्रकार के प्रयत्न, कितने बल और कैसे कंठ के होने से कर सकता है यह बताते हैं। जैसे कि क वर्ण के उच्चारण में कंठ का उपयोग होता है, जीभ के मूल से स्पर्श करना पड़ता है, कंठ को फैलाना पड़ता है, उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त करके सूक्ष्म ध्वनि का योजन रूप क्रिया करना पड़ता है
और अल्प प्राण से करना पड़ता है। इन सभी के आधार पर कितने विभिन्न प्रकार के वर्ण हो सकते हैं, इन फिजिकल प्रोसेसेस के आधार पर हम वैज्ञानिक तरीके से भाषा के वर्णों को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, यह शिक्षा का ग्रंथ बताता है। इन सभी से हमें पता चलता है कि संस्कृत में कुल 63 वर्ण होते हैं। इसमें 22 स्वर, 33 व्यंजन, 8 अयोगवाह चिन्ह होते हैं। इन वर्णों की संख्या इंग्लिश और अरेबिक भाषाओं के वर्णों से भी ज़्यादा है। इस कारण इन भाषाओं के लोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के कुछ वर्णों और शब्दों का उच्चारण कर ही नहीं पाते, जो कि उनकी एक तरह की कंठों की विकलांगता या डिसेबिलिटी बताती है। यह भी एक टेक्नोलॉजी ही है जो कि एक मनुष्य की वोकल कॉर्ड्स या कंठ को पूर्ण रूप से विकसित करती है। इससे हम अंग्रेजी बोलकर अंग्रेज तो बन सकते हैं, पर अंग्रेज भारतीय भाषा भारतीय जैसे नहीं बोल सकते। शिक्षा ग्रंथ भाषाओं के बदलाव पर भी एक नया दृष्टिकोण डालता है, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। शिक्षा वेदांग भाषाओं के विकास की एक अलग तस्वीर बताता है। वह कहता है कि संस्कृत से प्राकृत भाषा मुख्यतः वर्णों के उच्चारण के भेद के आधार पर अलग भाषा बनी। प्राकृत में संस्कृत से कम वर्णों की विविधता देखने मिलती है। इसके कारण को समझने के लिए हम आज के स्कूल की एक क्लास का उदाहरण लेते हैं। जब कोई टीचर कोई विषय पढ़ाता है तो उस विषय के प्रति हर बच्चे की समझ अलग अलग स्तर की विकसित होती है। अगर उसी विषय पर एक निबंध लिखवा लिया जाए तो हम देखते हैं कि जिस बच्चे की विषय की अच्छी समझ होगी वह उस विषय से संबंधित अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को उस निबंध में एक्सप्लेन या लिख पाएगा, जबकि ऐसे बच्चे जिनकी उस विषय में अच्छी समझ नहीं है वे उस निबंध में या तो 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स को ही लिख पाएंगे या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करते करते निबंध पूरा कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि विषय की समझ के स्तर का विचारों की विविधता से सीधा संबंध है। उसी तरह 2000 से 3000 वर्ष पहले के काल में वेद और वेदांगों के अध्ययन करने के लिए बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिससे वर्णोच्चारण की शिक्षा सभी को अच्छे से नहीं मिल पाई। इससे उस समय के सामान्य लोग वर्णोच्चारण की जटिलता अच्छे से सीख नहीं पाए, जिससे आम आदमी की भाषा के वर्णों के उपयोग की विविधता में कमी आने लगी। इससे आम लोगों में प्राकृत जैसी भाषाएं जिनमें वर्णों की कम विविधता है प्रचलित होने लगी। इस उदाहरण के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन काल में भारत में केवल संस्कृत भाषा बोली जाती थी, जिसकी पुष्टि करना एक रिसर्च का क्वेश्चन या प्रश्न है। इसी से हमें यह भी पता चलता है कि उच्चारण के बदलाव से नई भाषाएं बनती हैं, न कि लिपि के बदलाव से। संस्कृत पहले ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी और अब देवनागरी में लिखी जाती है। संस्कृत के वर्णों की विविधता को ध्यान में रखकर हम एक भाषा सिखाने का फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी बच्चे स्कूल में इन सभी वर्णों का उच्चारण उनकी भाषा के साथ सीख सकते हैं, जिससे कि वर्तमान के भाषा विवाद को कम करने में सहायता भी मिलेगी और बच्चों को भविष्य में नई भाषा सीखने में सरलता भी रहेगी। इसके साथ ही हम शिक्षा वेदांग के आधार पर वर्तमान में भाषा के वर्गीकरण, जो कि भारतीय इतिहास की तरह अंग्रेजों के काल में बनाया गया था, की वैधता पे भी प्रश्न उठा सकते हैं। क्या भाषाओं में वाकई आर्य और द्रविड़ भाषा का विभाजन है या फिर यह भारत को विभाजित रखने की एक चाल है? अब हम देखेंगे कि शिक्षा वेदांग वेदार्थ करने में किस तरह सहायक है। शिक्षा, जो कि एक वेदांग है, उसका उपयोग वेदों को समझने में भी होता है। सबसे प्रत्यक्ष उपयोग वेदों के मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण, जिससे कि जो शब्द जैसा उच्चारित होता है वैसा ही अगली पीढ़ी तक पहुंच सके, इससे अर्थ का अनर्थ न हो। उदाहरण के लिए स्वजन और स्वजन शब्दों को ले लें। दोनों का लगभग समान उच्चारण है, लेकिन एक का अर्थ अपना संबंधी है और दूसरे का कुत्ते का संबंधी। इसी के साथ ही एक स्वर के उच्चारण के प्रकार से
किसी क्रिया या भाव की प्रधानता और गौणता एक वेद के मंत्र में निर्धारित होती है। इससे हमें वेद के मंत्रों के सूक्ष्मार्थ करने में सहायता होती है। इस तरह शिक्षा वेदांत का उपयोग वेदों को समझने में होता है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको जानना है कि वेदांत कब बने, हमारे इतिहास के साथ किस तरह से खिलवाड़ की गई, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।